इसको पूछना होगा, जहाँ पे डाउट होगा ना वहाँ पे क्वेश्चन पूछना होगा। हम लोग का केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है, चैप्टर का नाम क्या है? रासायनिक केमिस्ट्री। तो हम लोग का सबसे पहला कंटेंट कौन सा? रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है? तो ध्यान देना, डिफिनेशन सबका लिखा हुआ है ना, एक बार डिफिनेशन रीड करो तो। डिफिनेशन क्या बोल रहा है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ, इसका मतलब जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं तो ऐसे अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यार ना बोल रहा है जब दो या दो से अधिक, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं समझने की कोशिश। अगर कोई पदार्थ ए है और कोई पदार्थ बी है, मान लो एक पदार्थ है ए, एक पदार्थ है बी, दोनों मिलकर एक नया पदार्थ बनाएगा, और नया पदार्थ क्या बनेगा? सी। तो ए और बी मिलकर किसको बनाया? सी को मिलकर बनाया। हम लोग इसी प्रकार के अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। अब इसको हम लोग केमिस्ट्री फॉर्म में कैसे लिखेंगे? जैसे मान लो बोल रहा है कि जब हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया करेंगे, यानी कि हाइड्रोजन को, इसका मतलब हाइड्रोजन, O2 का मतलब ऑक्सीजन, जब हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनेगा? H2O। H2O मिला। तो अब यहाँ पे ध्यान देना कि एक ये पदार्थ एक ये पदार्थ, यानी पहला दूसरा दोनों मिलकर क्या बनाया? जल बनाया, H2O बनाया। कोई बोल रहा है कि जब दो या दो से पदार्थ मिलकर एक नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं तो हम लोग उसको क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब ध्यान देना, रासायनिक अभिक्रिया में बहुत सारी चीज शामिल होते हैं। जैसे मान लो जब किसी भी पदार्थ में रासायनिक अभिक्रिया होता है तो 3-4 बदलाव होता है। पहला, अवस्था में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन, और क्या हो सकता है? रंग में परिवर्तन हो सकता है, रंगों में परिवर्तन, और क्या हो सकता है? टेम्परेचर परिवर्तन हो सकता है, तापमान में परिवर्तन, और क्या हो सकता है? और क्या हो सकता है? और कुछ पॉसिबिलिटी है? गैसों में परिवर्तन, गैसों में परिवर्तन। अब इस चीज को अच्छा से देखो, ध्यान रखना, अगर किसी भी पदार्थ से अगर रासायनिक अभिक्रिया होता है तो क्या क्या संभावना है? हो सकता है अवस्था में परिवर्तन हो सकता है रंग अगर अलग है, हो सकता है ऐसा समझो कि अगर ए का रंग कुछ और का, ऐसे समझो कि ए का रंग अगर मान लो लाल था और बी का रंग अगर काला था तो जो सी बना हो सकता हो पीला, हो सकता हो भूरा हो, भूरा हो। तो ये बोल रहा है कि जब रासायनिक अभिक्रिया होगा तो याद रखना ये 3 से 4 चेंजेस आता है, 3 से 4 परिवर्तन आता है। जैसे अवस्था में परिवर्तन होगा, रंग में परिवर्तन होगा, हो सकता है टेम्परेचर तापमान में परिवर्तन होगा, और गैसों में भी गैसों में परिवर्तन। जैसे कि देखो ये हाइड्रोजन है, गैस था, ये भी O2 गैस था, लेकिन गैस अब किस में चेंज हो गया? लिक्विड में चेंज हुआ है ना। तो गैसों में परिवर्तन हो सकता है, गैसों की अवस्था में परिवर्तन हो सकता है। समझाया? और किसी को डाउट होगा तो तुरंत पूछना, ठीक है? कोई भी पूछ सकता, मतलब जैसे भी पूछिए डाउट, जो भी डाउट होगा पूछना। तो गैसों में चेंज कैसे होगा समझ में आ गया ना? चलो अब आगे देखते हैं। जैसे हमारे जीवन में भी कुछ रासायनिक अभिक्रिया होता है, हमारे जीवन में भी कुछ रासायनिक अभिक्रिया होता है। जैसे
हमारे जीवन में भी कुछ रासायनिक अभिक्रिया होता है, जैसे हमारे जीवन में कुछ रासायनिक अभिक्रिया क्या क्या हो सकता है, दिमाग लगाओ। जैसे अगर हमारे शरीर में भोजन पच रहा है, जैसे भोजन का पाचन, भोजन का पाचन, अगर खाना पच रहा है तो कहीं ना कहीं रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है। रासायनिक अभिक्रिया का मतलब तो ये होता है कि ए और बी मिलकर मतलब कि कुछ दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। यहाँ भोजन कैसे, मतलब भोजन का पचना नए पदार्थ का निर्माण कैसे होगा, कौन बता सकता है, दिमाग में बता। रासायनिक अभिक्रिया कहता है कि दो या दो से पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाता है। यहाँ तो खाना पच रहा है, भोजन पच रहा है, तो भोजन पच के नया पदार्थ कौन सा बनेगा, हो सकता है अपशिष्ट पदार्थ बनेगा, अपशिष्ट ही बनेगा ना। और क्या हो सकता है, जैसे श्वसन, श्वसन, श्वसन भी हमारे रासायनिक अभिक्रिया में आता है। तीसरा क्या हो सकता है, तीसरा क्या हो सकता है, लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना। और क्या संभावना है, दही का बनना। ये हमारे जीवन में कुछ रासायनिक अभिक्रिया होने वाली है, यानी कि हमारे जीवन में कुछ रासायनिक अभिक्रिया होते हैं वो इस प्रकार, जैसे भोजन का पचना भी हम एक रासायनिक अभिक्रिया है, श्वसन भी रासायनिक अभिक्रिया है, लोहे पर जंग लगना भी रासायनिक अभिक्रिया है, दही का बनना भी रासायनिक अभिक्रिया है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे हो सकता है, या कैसे संभावना है, कौन बता सकता है। अगर यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकला तो कैसे निकल सकता है, मतलब अपने वहीं से बैठ के बोलो। अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछना होगा ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन कैसे निकलेगा, यही निकलेगा कि भोजन का पचना कौन सा विक्रिया है। हमारे पास 4 गो विक्रिया रहेगा, राइट। पहला मतलब 4 ऑप्शन रहेगा, जिसमें से एक ऑप्शन ऐसा ऑप्शन होगा जो चारों में से क्लियर होगा। कौन सा आपको किसमें करना है, रासायनिक। आगे देखते हैं, चलो अगला कंटेंट है अभिकारक। अभिकारक क्या होता है, अभिकारक और एक आता है उत्पाद। पहले अभिकारक समझो, अभिकारक क्या होता है, इसका डेफिनेशन क्या होता है कि ऐसे पदार्थ जो भी किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं अभिकारक कहलाते हैं। कमजोर होती है, यही से तुम करे तो बोला बोला के मार रहे हैं। दिन चरखा थोड़ा दया करो, बाद में काम में आएगी। ऐसा जाकर घुमाओ, काहे कि हम ही ना घुमावे तो कैसे आके घुमावे होती। हम ना भैया डर लगा। चलो बोल देखो, अगला कंटेंट हम लोग का अभिकारक। ये अभिकारक क्या कैसे कर रहा ऐसा कोई घुमाने के लिए कहिए तो और घुमा दो ना, ये बड़ा कर दे। अभिकारक का परिभाषा क्या होता है, ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। ध्यान देना, अब यहाँ पे ध्यान देना, एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। वैसे अभिक्रिया जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, जैसे देखो यहाँ पे ध्यान देना कि अभी हम लोग क्या देखे थे, H यानी कि हाइड्रोजन और O2 ऑक्सीजन दोनों मिलकर क्या बनाया था, H2O बनाया था, जल बनाया था। अब ध्यान देना, वैसे हालांकि ये और ये दो साइड हम लोग का पदार्थ है, एक साइड है हाइड्रोजन ऑक्सीजन, दूसरा साइड H2O। अब ध्यान देना कि जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग
लेते, भाग लिया ये दोनों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। यानी कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन को क्या बोलेंगे? क्यों? क्योंकि ये रासायनिक अभिक्रिया में क्या लिए, भाग लिए। अब इसी में आता है उत्पाद। उत्पाद, अब ये उत्पाद क्या होता है? वैसे अभिक्रिया ये ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण जिनका निर्माण अभिकारक से होता है। तो ध्यान देना, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे ऑक्सीजन, ये दोनों क्या हो गया, अभिकारक हो गया। बट इन दोनों से नया पदार्थ कौन सा बना? जल। जल हो गया हमारा क्या, उत्पाद हो गया। जल हमारा उत्पाद हो गया। मतलब कि वैसे अभिक्रिया जो वैसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं अभिकारक कहलाते, या वैसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया से जो नए पदार्थ बनते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? समझ में आ गया? यहाँ तो कोई दिक्कत है तो बोलो, कोई डाउट? समझ में आ गया सबको? समझ में आ गया ना? समझ में आ रहा सौरभ? नहीं समझ में आएगा तुरंत पूछना दोबारा से, बाद में प्रिंट कहेगा कि सर समझ में आया। और कितना बाकी है? अभी तो 60 पेज लिखे हैं, हो गया 60, मतलब वैसे 60 लिखे हैं, 30 60 चैप्टर चैप्टर दूसरा है, तीन बाकी है, बहुत है अभी, कम से कम अभी 10 चित्रवा मत बनाओ, चित्रवा तो बन ही नहीं रहा है, मत बनाओ ना कि दे बस तक जितना दिन लिखल है उतना पहले बता दे। इस साथ करिए रात निकले तो बता दो 10 दिन का दिन लियो एक दिन तक ये अरे अब तो 40 से 50 पेज में अपना बाकी है 40 से 50 पेज की थी अच्छे गांव में मिलेगा थोड़ा सा पीछे नहीं किए जाते साथ ही देगी आज तो लगे तो कितना दिन हम नहीं जानते हैं 4 दिन अच्छा थोड़ा सा पीछे नहीं लेंगे जितना सब बस हमारा एक काम है हम लिख ला अब कौन करेगा एक प्रकार में लिखते ना गोबर पर साफ कर रहा है गांव सब चला रहा है साथ क्या चला रहा है क्या चला रहा है ऐसा गाना लगा पड़ा तो ए रुना तो काहे को लिखे जब जब अपन काम करना चलो अब आप लोग क्या रासायनिक समझ
ये तो रासायनिक समीकरण क्या होता है? रासायनिक समीकरण का कोई अलग से डिफिनेशन नहीं होता। जैसे कि रासायनिक अभिक्रिया सबको पता है, तो दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर नए पदार्थ का निर्माण होता है, उनको क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। ये रासायनिक समीकरण का कोई अलग से डिफिनेशन नहीं होता है। ध्यान से समझना, ध्यान से सुनना कि रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित किया जाता है। मतलब जो रासायनिक समीकरण होता है सेम रासायनिक अभिक्रिया का ही मतलब भाग होता है। रासायनिक समीकरण के अभिकारकों और उत्पादों में पदार्थों के प्रतीक सूत्र का इस्तेमाल किया जाता है। चलो ध्यान दो। रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारकों और उत्पादों में पदार्थ के प्रतीकों का इस्तेमाल किया जाता है, प्रतीकों के साथ उनकी भौतिक अवस्था को। चलो ध्यान दो, रासायनिक अभिक्रिया की कोई अलग से परिभाषा नहीं होता है, बस समझो कि रासायनिक अभिक्रिया ही होता है। रासायनिक समीकरण उसको सूत्र के फॉर्मेट में लिखा जाता है और उसका अवस्था दिखाया जाता है। अवस्था का मतलब जैसे कोई ठोस है, लिक्विड है या गैस है या फिर एक्वस है। जैसे ध्यान देना, हमने बोला Mg प्लस O, यानी कि मैग्नीशियम को किसके साथ में अभिक्रिया करवाया जा रहा है? ऑक्सीजन के साथ में। किसके साथ में? ऑक्सीजन के साथ। अब यहाँ पे दिमाग लगाओ, ये बनेगा क्या? क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। अब यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने अणु था? यहाँ पे कितने हैं? एक। तो बराबर तो है नहीं, क्या बराबर है? नहीं, अभी भी बराबर नहीं है। तो अब बराबर करना है। ध्यान देना, रासायनिक समीकरण बस यही होता है, रासायनिक समीकरण को बस एक सूत्र के फॉर्मेट में लिखा जाता है। मतलब ये जो सूत्र बना किसका बना? किसका बना? मैग्नीशियम ऑक्साइड का। तो ये एक सूत्र के फॉर्मेट में हो गया। अगर तुमसे कोई पूछेगा कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, MgO होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो जिसको हम लोग सूत्र के फॉर्मेट में लिखते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रासायनिक समीकरण। बट इसको भौतिक अवस्था में दिखाया जाता है। जैसे ध्यान देना, ये Mg, बताओ Mg क्या था? मैग्नीशियम क्या था? ठोस था। मैग्नीशियम ठोस है, और ठोस को हम लोग किससे दिखाते हैं? एस से दिखाते हैं। एस। ऑक्सीजन ये क्या था? गैस है ना? गैस है। अब ये मैग्नीशियम ऑक्साइड जो बना, क्या बना? ये भी एक ठोस बन गया। ये भी एक क्या बन गया? ठोस, यानी कि सॉलिड। एस से क्या होता है? सॉलिड होता है। इसी को हम लोग बोलते हैं रासायनिक समीकरण। कुछ नहीं होता है, बस उसको एक सूत्र के फॉर्मेट में लिखा जाता है और इसकी अवस्था को दिखाया जाता है। मतलब ये गैस है या फिर ठोस है या द्रव है या फिर विलयन है, एक्वस, इसको बोलते हैं। अवस्था को नहीं दिखाएंगे तो कोई फायदा? गलत कर लिया, नंबर कम मिलेगा। अगर मान लो अगर ये 3 नंबर का क्वेश्चन है, अगर तुम उसका मतलब इसके अलावा पोजीशन को नहीं दिखाओगे या फिर अवस्था को, तो नंबर कम देगा। और क्या हम लोग को रासायनिक समीकरण का परिभाषा ना चाहिए। परिभाषा क्या बोला? डिफिनेशन रीड करो। डिफिनेशन ध्यान सुनना, क्या बोला कि रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित करते हैं। अलग से परिभाषा इसका नहीं। रासायनिक अभिक्रिया को हम रासायनिक समीकरण बोलते हैं। बस इसमें क्या होता है कि सूत्र में इसको फॉर्मेट में सूत्र के फॉर्मेट में लिखा जाता है और इसकी अवस्था को दिखाया जाता है। रासायनिक अभिक्रिया में अवस्था को दिखाना जरूरी, अगर परिभाषा पूछेगा तो। लेकिन अगर रासायनिक समीकरण अगर मतलब इसका डिफिनेशन पूछता है परिभाषा एग्जाम में, तो उसको अवस्था को दिखाना पड़ेगा। हम लोग उसी को बोलते हैं रासायनिक समीकरण। अब इसमें तुमको 4-5 चीजें याद रखना, जैसे कि एस से क्या होता है? सॉलिड होता है। SOLID, सॉलिड। सॉलिड का मतलब क्या होता है? इसमें आता है क्या? L से क्या होता है? लिक्विड। लिक्विड का मतलब क्या होता है? द्रव। G से क्या होता है? गैस। और एक होता है AQ होता है ना, AQ का मतलब होता है एक्वस।
AQUEOUS। एक्वस मतलब क्या होता है? जलीय विलयन। जलीय विलयन यही चार अवस्था होता है। यही तुमको चार अवस्था दिखाना है इसमें। इसका मतलब होता है सॉलिड। अब यहाँ ध्यान देना, अब वो यहाँ पे लिखे एग्जाम्पल में सॉलिड पूरा लिख देगा, लिक्विड पूरा तो जरूरी नहीं है। इसका सिंबल लिख दो, संकेत लिख दो बस। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ ना मैग्नीशियम, मैग्नीशियम क्या है? सॉलिड है, यानी कि ठोस है। एस लिख दिखा दिया। ऑक्सीजन O2, O2 एक गैस है ना, यहाँ पे G दिखा दिए। मैग्नीशियम ऑक्साइड एक क्या बन गया? धातु बन गया। तो वो भी एक प्रकार का सॉलिड ही है, एस दिखा दिए। इस चीज को मतलब याद रखना। ये विलयन कैसा होता है? जलीय विलयन नहीं होता, जलीय विलयन पानी जैसा होगा, लिक्विड होगा। ये तो पता ही चल रहा है, नाम से पता चल रहा है जलीय विलयन। विलयन का मतलब क्या होता है पता है? देखो विलयन का वाला समझाता है तुमको। विलयन आता कहाँ से है? हालांकि 9th का है, 9th का चैप्टर, लेकिन जब सवाल उठाए तो बता दे रहे हैं। ये विलयन आता कहाँ से? विलयन कहाँ से आता है? तो विलयन बराबर पता क्या होता है? विलय प्लस विलायक। विलय प्लस विलायक बराबर विलयन। नहीं समझ पाया? ऐसे समझो, ध्यान से समझो। ये मान लो इसमें गिलास है, अब इसमें है पानी, ध्यान से समझना। इसमें है पानी, ठीक है। अब इस पानी में ये गिलास है पूरा, मान लो गिलास में क्या है? पानी। अब इस पानी में क्या है? चीनी मान लो डाला हुआ है। क्या डाला हुआ है? चीनी है, चीनी है। अब सारा मामला यहाँ पे समझना, सारा ध्यान समझना कि पानी में चीनी मिलाएगा या फिर चीनी में पानी मिलाएगा? पानी में चीनी मिलाएगा। पानी में चीनी क्या होगा? मिला जाएगा। तो जो चीज मिलाता है पानी में पानी मिला जाएगा। हाँ, पानी में चीनी क्या है कि चीनी में पानी मिला, ये देखिए कैसे चीनी में पानी में छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो गैपिंग होता है। पानी में खाली स्थान होता है, खाली स्थान नहीं होता। तो तुम एक गिलास पानी लो पूरा भर के, प्रॉपर एकदम, एक चम्मच उसमें चीनी डालना। इसका मतलब अगर भरा हुआ है तो उसमें और भरेंगे तो पानी तो बाहर आ जाना चाहिए, पर थोड़ा सा तो गिरना चाहिए। नहीं गिरेगा, थोड़ा सा गिरेगा, नहीं गिरेगा। अब वो लोग पानी में छोटे छोटे रिक्त स्थान होते हैं, वो चीनी घोल के उस जगह को भर लेता है पानी, इसलिए नहीं गिरेगा। तो अब यहाँ पे खैर हम लोगों का निर्णय हम लोग का ये कि विलयन आता कहाँ से? पानी में मिलाया क्या? चीनी। जो मिलाता है उसको हम विलय बोलते हैं। यानी कि चीनी क्या हो गया? चीनी क्या हो गया? लेकिन चीनी को मिलाया कौन? पानी। तो पानी हो गया विलायक, पानी हो गया। अब दोनों मिलकर चीनी और पानी मिलकर क्या बना दिए? शरबत। क्या बना? शरबत। और शरबत क्या बन गया? शरबत क्या बन गया? अब समझ में आया विलयन क्या होता है? तो और नाम से पता चलता है कि ये विलयन होगा। एक वो यानी कि क्या होगा? किसी न किसी चीज का इसमें मिलावट होगा, एक खाली स्थान तो नहीं होगा। लिक्विड का मतलब क्या होता है? सिंपल, जो एक ही पदार्थ है। अगर पानी तो पानी, उसमें किसी भी चीज का मिलावट, जैसे लिक्विड, जैसे दही, दही में किसी चीज का मिलावट नहीं है, ये प्रॉपर द्रव है। लेकिन अगर ये शरबत में चीनी भी है, पानी भी है, दोनों मिलकर विलयन बना, इसलिए एक्वस होता है। अब एक्वस हमेशा एक चीज से नहीं बनता, इसको याद रखना जरूरी है। रासायनिक समीकरण समझ में आ गया? कोई दिक्कत? किसी को डाउट है? अब इसको संतुलित भी करना है, इसको संतुलित भी करना है। अभी ये संतुलित नहीं है, अभी इसको संतुलित भी करना है। चलो अगला कंटेंट में लोग समझते हैं संतुलित कैसे करते हैं। लेकिन एक चीज हम यहाँ पे लिख देते हैं कि जो पदार्थ
जो संतुलित नहीं है उन्हें कंकाली समीकरण कहते हैं। समीकरण कहते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देना, कितना सिंपल डिफिनेशन है। अगर तुम लोग एग्जाम में पूछ दिया कि कंकाली समीकरण क्या है, तो क्या आंसर लिखेगा? वैसे समीकरण या वैसे या जो संतुलित नहीं, वैसे समीकरण जो संतुलित नहीं है। मतलब कि संतुलित का मतलब क्या? बराबर बराबर। ऐसे समझो, ये 4 बराबर 4 संतुलित है? संतुलित का मतलब दोनों साइड बराबर। 2 बराबर में 3 क्या संतुलित है? नहीं है। तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे? कंकाली समीकरण। कंकाली समीकरण। और इसको क्या बोलेंगे? संतुलित समीकरण। संतुलित। समझ में आया? कोई डाउट? कुछ भी? आगे बताते हैं रासायनिक समीकरण संतुलित कैसे करेंगे। एग्जाम में कम से कम तुमसे 4 नंबर से क्वेश्चन पूछेगा। 4 नंबर का क्वेश्चन तुमसे पूछ लेगा एग्जाम में, रासायनिक समीकरण संतुलित करेगा। देगा 5 6 7, हो सकता है 5 दे, बोलेगा 2 बनाए 3 बनाए 4 बनाए। अब तो ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछना शुरू कर दिया है। तो अब देखते हैं तुम लोग को रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है आसान भाषा में। चलो आगे देखते हैं। आगे है रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करना है। संतुलित करने के लिए सीखना है। संतुलित कैसे करें? संतुलित करना है। संतुलित करने का एक बेस्ट टिप तुम लोग को बताते हैं। क्वेश्चन तुम लोग को लिख दे रहे हैं। क्वेश्चन है पहला, Fe प्लस H2O, ऐसे जो बनेगा पदार्थ बनेगा Fe3O4 प्लस H2। ठीक है, कहाँ पे डाउट है बोलो? अभी Fe प्लस वो संतुलित किया हुआ है, संतुलित किया हुआ है। ये ऐसे क्वेश्चन है जो अनबाइलेंस से समझोगे, ये संतुलित नहीं है। हम लोग संतुलित करने के लिए सीखेंगे कैसे होता है। अब चलो ध्यान देना, जब भी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे संतुलित करें तो सबसे पहले क्या कर लेना है। अब इसमें हम लोग छेड़छाड़ अलग से नहीं करते हैं। इसमें छेड़छाड़ करने के लिए हम लोग पहले इसको सरों से क्या कर लेंगे, पैक कर लेंगे। याद रखना, बिना पैक किए हुए संतुलित करना गलत हो जाएगा। पहले क्या करना है, इसको पैक कर लेना है, सारे के सारे पैक कर लेना है। थोड़ा सा दूर लिखना है ताकि थोड़ा सा आसान हो जाए, थोड़ा सा डीप हो जाए। ऐसे पैक कर लेना। अब संतुलित होगा कैसे? जैसे यहाँ पे ध्यान देना, इधर फेरियम क्या है,
इधर क्या को है 3 को है, अनबैलेंस है। यहाँ पे ए हाइड्रोजन कितना है, यहाँ पे हाइड्रोजन तो चलो ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पे कितना है, बैलेंस है नहीं है। और बैलेंस करना कैसे है, बैलेंस का मतलब क्या होता है, बराबर बराबर कैसे करना है। अब चलो ध्यान देना, बिल्कुल आसान, एक बार में समझ में आ जाएगा। एक साइड लिखना है तत्व, एक साइड लिखना है अभिकारक, अब एक साइड लिखना है उत्पाद। अभी जस्ट समझे अभिकारक उत्पाद क्या होता है। एक बार में रासायनिक समीकरण संतुलित आ जाएगा, कुछ माय गारंटी। हम लोग को कितने पदार्थ दिया हुआ है, 1 2 3 ही दिया हुआ है ना, 3 दिया हुआ है ना, तो 3 को बॉक्स बनाते हैं, एक बनाते हैं Fe का तत्व में लिखते हैं जो दिया हुआ है, जो जो दिया हुआ है वो हम लोग तत्व में लिखेंगे, राइट। जो जो तत्व हम लोग को दिया वो तत्व में लिखेंगे। Fe दिया हुआ है और क्या था, H था और क्या था, O था, इतना हम लोग का दिया हुआ है। अब आते हैं अभिकारक के उत्पाद में। अभिकारक किसको बोलते हैं, ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, यानी कि भाग लेगा तो इधर वाला ही ना, इधर वाला क्या होता है, उत्पाद होता है, इधर वाला क्या होता है, अभिकारक होता है। तो सबसे पहले अभिकारक में जो दिया हुआ है लिख लेंगे। चलो ध्यान देना, एक बार में समझ में आ जाएगा। Fe क्या को है, कितना है, 1, अभी अभिकारक में लिखेंगे 1 को है, H कितना है, 2 को है। एक बार में ध्यान से समझना आ जाएगा। ऑक्सीजन कितना है, 1 को, जो जो था हम लोग लिख लिए। अब आते उत्पाद में, उत्पाद में जो जो दिया हुआ है लिख लेते हैं। उत्पाद में Fe क्या को है, 3 को, उसके बाद H कितना है, कितना है, अरे 2 है ना, H कितना है, 2 है, O कितना है, 4। अब बताओ किसी भी एंगल से बराबर दिख रहा है, इसमें 1 को है तो इसमें 3 को है, ये Fe। इसमें हाइड्रोजन 2 का है तो इसमें 2 को, चलो ये बराबर है। इसमें ऑक्सीजन अभिकारक में 1 को है, उत्पाद में 4 को है। अब इसको बैलेंस करना है, ध्यान देना। ज्यादा पहले Fe को आते हैं, Fe को पहले बैलेंस करते हैं। ज्यादा कौन है, कम किसमें है, ज्यादा किसमें है, कम किसमें है, ज्यादा उत्पाद में, कम किसमें है। जाहिर सी बात है कि हम लोग को अभिकारक में बढ़ाना होगा, अभिकारक में बढ़ाना होगा ना। उत्पाद में 3 पैरियम, तो अभिकारक में 3 करना होगा ना, तो कितना बढ़ाना होगा, 3 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा ना। किसमें बढ़ाएं, अभिकारक में बढ़ाएं, इसमें कौन सा तत्व में, लोहा वाला में, तो इसमें बढ़ाएं ना, इसमें बढ़ा ना, इसमें 3 क्या कर दिए, बढ़ा दिए। 3 क्या हुआ, बढ़ गया, बढ़ गया ना, बढ़ गया। अब आ जाओ, अब ये बैलेंस हो गया, ये दोनों बैलेंस हो गया ना, बराबर बराबर हो गया ना। अब आता है हाइड्रोजन में, ये ऑलरेडी बराबर है, इसमें छेड़छाड़ तो करना ही नहीं है। अब इसमें आ जाओ ऑक्सीजन में, अभिकारक में ज्यादा है, उत्पाद में ज्यादा है, उत्पाद में ज्यादा है, उत्पाद में ज्यादा है। हमको बढ़ाना किसमें होगा, अभिकारक में। तो 4 के बराबर करना है, एक पहले से है तो कितना से मल्टीपल करेंगे, याद रखिए किसमें बढ़ाएं, अभिकारक में। किसमें, कौन सा तत्व में, ऑक्सीजन में। ऑक्सीजन किधर है, कि अभिकारक में, यहाँ। तो अभी हम क्या बताएं, अब बीच में तो अंदर छेड़छाड़ तो करेंगे नहीं, अंदर छेड़छाड़ नहीं हो सकता, तो हमको बढ़ाना पड़ेगा 4 यहाँ, तब ना 4 ऑक्सीजन होगा। अब 4 ऑक्सीजन हुआ ना, तो 4 ऑक्सीजन यानी कि 4 में O से गुना हो, 4 ऑक्सीजन हुआ ना, बराबर तो हो गया दोनों। अब मामला बिगड़ गया। अब मामला कहाँ बिगड़ा, ध्यान दो। अगर 4 हाइड्रोजन हुआ, सॉरी 4 ऑक्सीजन हुआ, तो 4 दूना 8 हाइड्रोजन हो गया।
यानी कि अगर ऑक्सीजन को बराबर किया तो हाइड्रोजन बिगड़ गया। हाइड्रोजन में कितना का बढ़ोतरी हो गया, 4 दूना इसमें अभिकारक में, यानी कि 4 दूना 8 हाइड्रोजन हो गया। अब फिर से बिगड़ गया मामला, ये बराबर हो गया, ये बराबर हो गया, भी बिगड़ गया। क्योंकि जैसे ही हम लोग ऑक्सीजन को 4 बैलेंस किए, अगर इधर 4 था इधर 4 किए तो भैया इधर तो 4 बराबर, इधर तो 4 हो गया, 4 ऑक्सीजन हो गया, लेकिन 4 दूना 8 हाइड्रोजन बढ़ गया, तो अब फिर से अनबैलेंस हो गया। अब हाइड्रोजन की संख्या कितना है अभिकारक में, 8, उत्पाद में कितना है, अब इसके बराबर इसको भी ऐड करना होगा ना, तो 4 से बाहर कितना से गुना, 4 से, तब 4 दूना कितना हो जाएगा, किसमें की है, अभिकारक या फिर उत्पाद में, उत्पाद में, तो उत्पाद में 4 हमको बढ़ाना होगा नाइट्रोजन में, उत्पाद किधर है, इधर, अब इसमें बढ़ाएंगे, अंदर तो छेड़छाड़ करेंगे नहीं, तो बाहर से क्या करेंगे, 4 जोड़ देंगे। कितना आसान भाषा में बन गया सर, तो जहां टीचरिया लेके ऊपर में नहीं, अब जहां पे क्वेश्चन लिखेगा ना, जहां पे वहां पे आएगा, वहां तुमको दिमाग से बनाना, ये रफ कॉपी पे रफ साइड में करते रहना, ये ट्रिक बता रहे हैं। जो बना लेगा अच्छी बात है, ये हम तरीका बता रहे हैं आसान भाषा में कैसे संतुलित करेगा। अब सब संतुलित हो गया ना, 3 लोहा 3 लोहा इधर भी, बाई इधर हाइड्रोजन 8 इधर हाइड्रोजन 8, इधर ऑक्सीजन 4 इधर भी ऑक्सीजन 4, बैलेंस हो गया। क्या अभी भी सही है, अभी सही है, सही नहीं है, कैसे, ऐसे इसका अवस्था कौन दिखाएगा, ऐसे दिखाएंगे। इसका अवस्था दिखाना बाकी है ना। अब बताओ, ये Ap लोहा क्या है, ठोस है, लिक्विड है या फिर गैस है, ठोस है, इसको A से लिखेंगे। हाइड्रोजन क्या है, सॉरी H2O क्या है, लिक्विड है, जल है ना, Fe यानी कि फेरिक ऑक्साइड क्या बन गया, सॉलिड, तो अरे हाइड्रोजन क्या है, गैस। अब जाके प्रॉपर क्या हुआ, अब क्या हो गया पूरी तरीका से, क्या हुआ, संतुलित हो गया। अब ये पूरी तरीका से सही भी हो गया, इसका अवस्था भी दिखा दिए, संतुलित भी दिखा दिए, और संतुलित करने का ये जो ट्रिक बताया ये बहुत इजी ट्रिक है, तो आसान है। जिसको नहीं समझ में आएगा, जिसको समझ में आएगा तो एक बार में कर लेगा यहीं से, लेकिन जिसको नहीं आएगा उसके लिए आसान है। पहले तत्व को लिख लेना, अभिकारक में जो जो दिया हुआ है लिख लेना, और उत्पाद में जितना दिया हुआ है लिख लेना, अब दोनों को बराबर कर लेना, ये आसान है। समझ में आया? अभी किसी को डाउट है? कैसे पूछेगा सर जी? जैसे चलो एक एग्जांपल लेते हैं छोटा सा, जैसे छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, Mg+O2, थोड़ा सा बड़ा लिखते हैं, Mg+O2, पहली बात क्या बनेगा, MgO। अब ये सही है, अब ये सही करो, जैसे देखो यहाँ पे कितने मैग्नीशियम, यहाँ पे कितने मैग्नीशियम, सही है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे कितना ऑक्सीजन, 2, यहाँ पे कितने, 0, 1, इसका मतलब कि अनबैलेंस है ना, तो बैलेंस करने के लिए पहले तो हमको इसको क्या करना पड़ेगा, पैक करना पड़ेगा, 2 ऑक्सीजन यहाँ लगाना पड़ेगा, यानी 2 ऑक्सीजन। अब फिर से मामला बिगड़ गया, जब 2 ऑक्सीजन हो गया तो 2 मैग्नीशियम भी तो हो गया ना, तो अब इधर एक मैग्नीशियम है, इधर बराबर करना पड़ेगा ना, इधर घेरा मारो और 2 इधर पे लगाओ, 2 मैग्नीशियम इधर, 2 मैग्नीशियम इधर, 2 ऑक्सीजन इधर, 2 ऑक्सीजन इधर, मामला क्या हुआ, सड़ गया। अभी भी सही नहीं, इसका भौतिक अवस्था कौन दिखाएगा, तो चलो भौतिक अवस्था दिखाने के लिए बताओ, मैग्नीशियम क्या है, ठोस है, A से दिखा दो, ऑक्सीजन क्या है, गैस है, गैस दिखा दो, मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या बना, सॉलिड बन गया, ठोस हो गया। अब ये प्रॉपर पूरी तरीके से क्या हो गया, सही, एनी डाउट? हाँ, एक ऐसा हो सकता है कि अगर एक को सुधारेंगे तो एक क्या होगा, बिगड़ सकता है, संभावना है, संभावना है, तो फिर समझो कि बीमारी है, इलाज होता है। अगर एक को सुधारने से एक को बिगड़ गया
उसको भी सुधारेंगे। एगो कलर मार रहा, दो कलर नहीं मार रहा। और क्या 2-3 बार में ज्यादा 3-4 बार कहाँ भागेगा। जब तक तोड़ेंगे नहीं बेटा देखो एक को सुधारेगा जो गलत अंदर के तक ना। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बताओ। कोई डाउट है? हजमुल्ला काम दिन से नहीं आएगा। अब देखते हम लोग आगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार इतना गर्मी है, कितना परसेंट पहुंच गया सर जी? कितना परसेंट गर्मी पहुंच गया? कितना परसेंट? गर्मी परसेंट में नहीं होता है, गर्मी सेल्सियस में होता है। ठीक है, आपको भी कागज में लगता है। गर्मी लगता है तो जूता कहाँ पहनना? हम तो बर्फ के सिल्ली है, कांटे वाले जूता गवा हम तो बर्फ के सिल्ली है, बर्फ के सिल्ली। हमको गर्म थोड़ी लगता है। गरम लगता है तब जूता पहन कैसे? लड़की लोग को गर्मी ज्यादा लगता है, बोलो क्यों? क्यों? पूछो क्यों? क्यों? तो हमेशा गर्म रहती है, हमेशा नाक ऊंचा रहता है। तो ऐसा खास करके आपको लड़की लोग कभी कितना ठंडा रह ही नहीं सकती। अच्छा बस कीजिए, 26 तारीख के बाद पूजा रहा है। अरे गर्मी बेना हो जाएगा बढ़िया से। 26 तारीख के बाद पूजा आएगा, क्या बताओ? बेटा हो जाएगा तो बढ़िया से मस्त से हो जाएगा। पंडित जी के सामने ना, पंडित जी के सामने लुका के होते हैं, घर में बैठा के होते हैं। देखो ये सच्चाई है कि लड़की लोग को कभी ठंडा लग ही नहीं सकता। क्यों नहीं लगता है सर? कभी नहीं लगता है, ये मतलब सच्चाई है, बोला गया है। ऐसे ये बात लड़की बोलिए लोग सर जी। हमेशा गर्म ही रहती है, अरे तो ठंडा में स्वेटर कैसे इसलिए गर्मी के टाइम में लड़की लोग को ज्यादा गर्मी लगता है। पहनते हैं जल्दी। अभी तो ठंडा में स्वेटर कैसे? अभी कितना बजे क्लास है? अभी कितना बजे क्लास है? 11 बजे। लड़का लोग को ज्यादा दिक्कत हो नहीं रहा है, लड़की लोग कितना बार ऑब्जेक्शन लगाती है गर्मी लग रहा है। क्यों? लड़की लोग कितना बार ऑब्जेक्शन लगाती गर्मी लग रहा है, तो लड़का लोग को कोई दिक्कत नहीं हाँ तो होता। अभी का आपका है, लड़की लोग को ज्यादा गर्मी लगता है क्योंकि उन लोग खुद गर्म होती है। आज तो गर्मी के टाइम में गर्म, तो और गर्मी बढ़ गया। ठंडा में भी देखना, शादी ब्याह में लड़का लोग अगर शादी ब्याह में जाएगा ठंडा में तो पूरा मोटा जैकेट पहन के, लड़के लोग को देखना मात्र एक लहंगा पूरा रात भर ठंडा गुजार देगी। बताओ लड़की लोग को ठंडा नहीं लगता है, क्योंकि लड़की लोग हमेशा गर्म रहती है, गर्म मूड में रहती है। रातों भर कॉफी पी के गुजारती है ना। वही बोल रहा है, खुद देख लो, खुद अपना एग्जांपल देख लो। तुम लोग शादी में एक लहंगा पे पूरा रात गुजार दोगे ठंडा में, मतलब ऐसे कि मतलब ठंडा। और लड़का लोग मत पूछो, गंजी से ऊपर क्या होता है? एक नॉर्मल टी शर्ट से ऊपर क्या होता है? इनर से ऊपर क्या होता है? जो शादी वाला नया कपड़ा है, टी शर्ट या शर्ट, और शर्ट के ऊपर क्या होता है? जैकेट। अच्छा तो सुनिए ना, काफी है। लड़का लोग जब ठंडा लगता करता है ज्यादा तो कहना आप गंजी सब का बताइए था। चलो आगे देखते हैं। लड़की के दोस्त तो अच्छा चलो बहुत सादे ब्याह
रासायनिक अभिक्रिया के अभिक्रिया के कितने प्रकार होते हैं? ठीक है, 6 को होते हैं। पहला बोलो कौन सा अभिक्रिया? संयोजन अभिक्रिया। सर बोल रहे हैं तो माइक में हो जाएगा। दूसरा वियोजन अभिक्रिया। बोल रहे हैं सर। तीसरा वियोजन अभिक्रिया। तीसरा विस्थापन अभिक्रिया। चौथा द्विविस्थापन अभिक्रिया। पांचवा उपचयन अभिक्रिया। और छठा कौन सा होता है? अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया ये होता है हमारा रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। पहला संयोजन अभिक्रिया, दूसरा वियोजन अभिक्रिया, तीसरा विस्थापन अभिक्रिया, चौथा द्विविस्थापन, पांचवा उपचयन अभिक्रिया और छठा अपचयन अभिक्रिया। किताब में उपचयन और अपचयन दोनों एक ही में दिया है। हाँ, अब यहाँ पे ध्यान देना एक चीज कि कहीं कहीं किताब में 5 होगा। अब 5 कैसे होगा? तो ध्यान देना, जो हम उपचयन अपचयन अलग अलग लिखे हैं ना, बहुत सारे किताब में ये दोनों को एगो में जोड़ दिया है। अगर ये दोनों को एगो में जोड़ेंगे तो खुद से बताओ कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? अगर इन दोनों को एगो में जोड़ देंगे तो 5 हो जाएगा। तो बुक में शायद ऐसा दिया होगा दोनों के एगो में, तो उस तरीका से 5, लेकिन अलग करोगे तो 5 से मतलब नहीं है। एग्जाम में पूछेगा उपचयन अपचयन लिख डालना, बात करो चाहे 5 रहे 6 रहे। हाँ, ऑब्जेक्टिव में शायद आई थिंक ऐसा क्वेश्चन नहीं बना है कि रासायनिक अभिक्रिया के कितने प्रकार होते हैं। जाएगा तो शब्द क्या करेंगे? लेकिन नहीं बना है ये ऐसा। हालांकि देखो अगर बनेगा ना, अगर ठीक है, मतलब एक ऐसा करते हैं कि क्वेश्चन लेके चलते हैं कि मान लो क्वेश्चन बन गया कि रासायनिक अभिक्रिया के कितने प्रकार होते हैं। अब हमारे पास ऑप्शन नंबर 4 ऑप्शन होता है। ए ऑप्शन में मान लो 6 है, ऐसे समझो। ए ऑप्शन में 6 है, बी ऑप्शन में 5 है, सी ऑप्शन में 4 है और डी ऑप्शन में 3 है। तो मामला फंस रहा है। अब तुम लोग बोलेगा तो हम बताएं 6 और किताब में दोनों को एक साथ जोड़ दिया है। तो भैया बता दें कि एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछता है तो किताब के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। किताब के अकॉर्डिंग, अब किताब के अकॉर्डिंग कितना होगा? 5। बी ऑप्शन इज राइट। तो ये 5 मार देना, मार के कटा देना। अच्छा एक और ना कितना है? एक दिन बोल सारा पूरा बना के दे दे। चलो समझ में आ गया ना? कोई डाउट नहीं आता? सर अगर मोर में यहाँ तक किसी को कोई डाउट? नो डाउट। तो अब इसके बाद इन 6 का, इन 5 का डिफिनेशन, इन 5 का डिफिनेशन पारा पारी हम लोग क्या करेंगे? कल समझेंगे। आज भर के लिए बस इतना ही। यहाँ तक समझ में आया ना? इससे पहले तक समझ में आया ना? अब इससे आगे हम लोग 5 का डिफिनेशन कल, यानी कल ये चैप्टर हम लोग क्या करेंगे? समझ के खत्म कर लेंगे। चलिए अब समझ में आया? यूट्यूब वाले बंद कर दो और टीवी सर बंद कर दो। ठीक है फिर। हाँ बाय बाय टाटा।